से लास्ट में हमने आपको चार्ल्स लॉ बताया था। क्या बताया था? चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया था? उसका वो एक एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था। आपने फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला वो उसका लास्ट रिजल्ट था। तो आपको हमने जो, अगर आपको याद हो तो आप यहाँ तक पहुंचे थे शायद। बताओ, उसको डिराइव करके हम कहाँ तक पहुंच गए थे? कहाँ तक? शायद यहाँ तक आप पहुंचे थे। बताओ पहले। देखो, जो वी टी था ना, वी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, किसके बराबर था? किसके बराबर आया था? वी नॉट प्लस 1/273.15 इंटू टी। और वो भी किसका? इनिशियल का। यही था चार्ल्स लॉ। एक्चुअली यही होता है, यही होता है। तो चार्ल्स लॉ वो नहीं होता, आप कहोगे वी वन बराबर वी2/टी2। वो चार्ल्स लॉ नहीं है, वो उसका रिजल्ट है। चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या था? उसमें बताया गया, अगर मैं गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री कर दूं, प्रेशर कर दूं कांस्टेंट, इसके बाद में 1 डिग्री बढ़ाऊं सिर्फ। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कहा, देखा कि प्रेशर को बदलूंगा नहीं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, 1 डिग्री बढ़ाकर देखूं क्या होगा। तो 1 डिग्री जब बढ़ाया ना, तो पता चला वॉल्यूम बढ़ता है। कितना? इनिशियल का 273.15 टाइम्स। और 273.15 वहीं से आया। कहाँ से? चार्ल्स लॉ से। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। ये भी कहाँ से आया? चार्ल्स लॉ से। कहाँ से? वो अभी ग्राफ बनेगा ना, तब आपको दिख जाएगा। तो इसी बात को जरा आप सॉल्व करो यहाँ। तो वी एट टी डिग्री, ये जानते हो कितना होगा? 273.15 वी नॉट प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाई 273.15। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? वी टी इज इक्वल टू, इसमें आप वी नॉट कॉमन कर लो। वी नॉट जैसे आप कॉमन करोगे, बताइए क्या आ जाएगा? 273.15 प्लस टी, और साथ में 273.15। अब बताओ इस बात को, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड था। जो आपने पीछे पढ़ा है ना, हमने टेम्परेचर किस में ले रखा है? इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब कहा गया, इसी बात को अगर एक कैपिटल, यानी इसे बोला गया एब्सोल्यूट स्केल, इसी बात को कहा गया, ये जो आ रहा है ना, हमेशा हर गैस में 273.15 आता रहेगा। तो कहा गया फिर इसी को मैं एक नया टेम्परेचर मान लूं। उसी से केल्विन स्केल यहीं से डेवलप हुई है, यहीं से बना है। इसी को एक नया टेम्परेचर किसको मान लिया गया? तो यहाँ से देखो, वी टी इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट इंटू, बताओ ये टी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कैपिटल टी ऑफ टी, डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखा जाएगा फिर केल्विन में? बताओ क्या लिखा जाएगा? इसको +0 लिख सकते हो क्या? 273 प्लस 0, 273.15 होता है एक्चुअली, राउंड ऑफ करते हैं ना। तो राउंड ऑफ के रूल आपको पता है क्या होता है? अगर लास्ट डिजिट जिसको हमें हटाना है वो 5 है, तो उसके पहले देखते हैं, पहले वाला इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो, इवन है तो, इवन होगा तो एक जोड़ देंगे, ऑड होगा तो कोई चीज नहीं। तो ऑड है तो ऐसे हट गया, 1 भी ऐसे हट गया, तो बचा गया। ऑड में एक जोड़ते हैं, ऑड को इवन बनाते हैं, ऑड में एक ऐड करते हैं, इवन में नो चेंज। तो यहाँ बताओ ऑड है, तो ये हो जाएगा, इसको हटाओ 2 हो जाएगा। अब 0.2 अपने आप हट जाएगा, तो 273 बचेगा। ये हो गया टी नॉट। अब जरा ध्यान से देखिए, इस टी ऑफ टी को इधर भेज दें अगर, तो वी एट टी बाई टी एट टी इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट बाई टी नॉट। इसी बात को जानते हो क्या लिखा गया ऐसे? वी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू वी टी बाई टी ऑफ टी। और जानते हो जब ये रिजल्ट आया ना, तब समझो इसमें क्या बताया गया, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है। कहा गया, अगर मैं किसी गैस में प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं? कांस्टेंट करके टेम्परेचर में कितना भी बढ़ा दूं, प्रेशर रोक के कांस्टेंट करके मैं टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ा दूं,
एक चीज उसकी नहीं बदलती है, और वो है V/T का रेशियो। अब समझ, यही एक्सपेरिमेंट था, V और T का रेशियो। और उसमें पूछा जाएगा T कौन सा, डिग्री वाला कि केल्विन वाला? तो ये केल्विन वाला है। बताओ, इनिशियल 0 पर 0 था, तो V0/T0 जो इनिशियल एक बार आ गया वही अब आखिरी हमेशा आता रहेगा, आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो। इसका मतलब जानते हो क्या इनडायरेक्टली? इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? आप कहोगे V/T, V और T का रेशियो बढ़ेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ाने से तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो अब ये बताया कि वो उनका रेशियो सेम रहता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये निकला कि जिससे टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा तभी हो पाएगा जब डायरेक्टली, यानी इसका मतलब ये हो गया एट कांस्टेंट, इसका क्या रिजल्ट निकाला गया? एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसी बात को अगर आप लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो V0/T0 बराबर VT/T। इसका मतलब V/T इज इक्वल टू K। इसी को जब आप T उधर भेजते हो ना, तो V बराबर KT आता है। इसी को बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये रिजल्ट है किसका? चार्ल्स लॉ का फाइनल कंक्लूजन है ये, कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन और फ़ारेनहाइट नहीं, फिर गलत हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली। अब आप ये रूल लिखोगे, अब आएगा ये देखो, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट तो कुछ और है, ये उसका रिजल्ट है जो आपने सीखा है। इस रिजल्ट के बारे में आपको जानना है, और कैलकुलेशन फिर इसी से होनी है, ग्राफ सब कुछ इसी से बनेगा। तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। अब आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे, तो ये रिजल्ट क्या बताया? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट भी बहुत बड़ा बैरियर है। जो गैस एक बार ले लिया उसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है कि आधे मोल हटा दिए उड़ा दिए इसके बाद होगी बराबर होगा, तब गलत हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल जो क्वांटिटी उसके अंदर है वो नहीं बदलनी चाहिए, तभी ये सब वैलिड होंगे। अदरवाइज मान लो आपने थोड़ी देर में कुछ गैस गैस स्केप कर गई, तब क्या ये लॉ लगेगा? क्वांटिटी उतने जितने मॉलिक्यूल थे वो नहीं बदलने चाहिए। तो प्रेशर के साथ साथ नंबर ऑफ मोल भी फिक्स रहने चाहिए। अभी आप देखोगे ना आगे जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं। ये एक गैस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यही 4 पैरामीटर्स गैस में आते हैं। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। अमाउंट का मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इससे ये तो हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, इसी सब के कैलकुलेशन से क्या बदलता है जानते हो क्या होता है? एच एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। बस ये है, इससे ये कैलकुलेट होते हैं। ये है पूरा थर्मोडायनेमिक्स। आप समझ गए? गैस के अंदर, गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब मॉलिक्यूल से ही बना है। ऐसे समझो कि नेचर में एक अजीबो अजीबो गरीब टाइप का स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें आप अगर चेंजेस करो तो आपको बड़ा चेंज दिखाता है। और वो जैसे आप मान लो एरोप्लेन उड़ता है, तो किससे उड़ रहे हो? उसमें आप बोलोगे विंग्स पे इंजन लगे होते हैं, तो इंजन कर क्या रहा है? तो क्या करता है? प्रेशर कम कैसे करेगा? हाँ, वो थ्रस्ट डेवलप करता है। कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ और प्लस बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा है? आप इमेजिन करो कि एक जो बहुत बड़ी पाइप है जिसमें पानी आ रहा है, ठीक है? वो 2 मीटर डायमीटर की पाइप से पानी आ रहा है, और उसका डायमीटर धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और लास्ट में बस 2 सेंटीमीटर का डायमीटर बचा। तो आप बताओ, जो स्पीड इधर 2 मीटर वाले डायमीटर पे है वाटर की, वही स्पीड उधर रहेगी या बदल जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी को बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं। आप समझ गए? आप जब कभी पानी कोई पाइप से फेंक रहा होता है, उसका वो बंद करो तो स्पीड क्यों बढ़ जाती है? उसको A1 V1 बराबर A2 V2 बोलते हैं। आप समझ गए?
A1 V1 बराबर A2 V2 होता, फाइनली जब आप पढ़ोगे तो वही आएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। वॉल्यूम इंटू एरिया, उधर आपने एरिया बहुत कम कर दिया है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, वही। यहाँ देखो क्या है, मतलब वहाँ वॉल्यूम नहीं स्पीड है, V1 स्पीड है, एरिया कम तो स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो एरिया कम। हाँ वो बहुत फास्ट होता है, और अगर वही स्पेस बढ़ जाए तो स्लो हो जाता है। असल नदियाँ फिर ऐसे ऐसे क्यों चलती, सीधे भी तो जा सकती। मतलब ऐसे ऐसे भी तो चलती है, कोई भी नदी हो ऐसे ही से चलती। किसकी वजह से? नहीं नहीं, मिट्टी को तोड़ने वाली बात नहीं, ऐसे तो फिर ऐसा होता ना जब, तो आप कभी भी, जो आप कहीं लोग पानी भेजते हैं, खेतों में भी पानी जाता है तो सब स्ट्रेट भी जा सकता है, वो भी ऐसा हो जाता है। जान तो क्या होता है, हमेशा वाटर का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। टर्बुलेंट फ्लो नहीं सुना? टर्बुलेंट फ्लो अभी फ्लूड आपने पढ़ा ना, फ्लूड फ्लो ऑपरेशन ही, फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ा है? हाँ तब उसमें आएगा। अच्छा अभी इसकी बात हुई, मैंने आपको क्या बताया, ये चार्ल्स लॉ वाला एग्जांपल मैं आपको दिया था, उससे उधर थोड़ा चला गया। तो जानते हो क्या होता है, जो जेट इंजन होता है ना, उसमें भी चार्ल्स लॉ लगता है। वो एयर खींचता है, बाहर एक पंखा लगा होता है, वो जानते हो क्या करता है, एयर को खींच, बहुत सारा एयर खींच के लाता है। उसके अंदर कंप्रेसर होता है, कंप्रेस करके वहाँ फ्यूल जलता है बीच में एकदम, वो गैस को इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मान लो 27 डिग्री की एयर उसने खींचा और 1027 पहुंचा दिया, हीट करके उसको कितना बढ़ा दिया, 1027, तो बताओ उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ा लेकिन आपने उसको स्पेस नहीं दिया, तो उसका आफ्टर इफेक्ट किस पे आएगा? प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो फोर्स डेवलप होगा, वही थ्रस्ट फोर्स होता है। जो ये बाइक चलती है वो सब इसी प्रिंसिपल चलती है, जो इंजन उनके लगे हैं ना सब इसी पे काम करते हैं। वहाँ आपने लिक्विड पेट्रोल लिक्विड लिया, देखो जो फ्यूल होता है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे मान लो पेट्रोल आपने भरा है तो लिक्विड ही है, वो किसका मिक्सचर होता है पेट्रोल? कौन से? एल्केन, ठीक है, लेकिन एल्केन भी बहुत होते हैं, एल्केन वन 1 से 4 तक, 1 से 4 तक गैस होता है, 5 से 17 तक सॉलिड लिक्विड होता है, 18 से हायर वाले सॉलिड होते हैं। तो क्या होता है, जो आपने एलपीजी गैस सिलेंडर देखा है, उसमें प्रोपेन ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन ब्यूटेन। जो पेट्रोल होता है ऑक्टेन होता है, आइसो ऑक्टेन नाम सुना है? आइसो ऑक्टेन, हाँ वही होता है। कुछ इम्प्योरिटी की फॉर्म में हेप्टेन भी होता है, हेप्टेन ऑक्टेन 7 और 8 का मिक्सचर होता है। तो अगर मान लो, इमेजिन करो, अगला देखो, अगला साइंटिस्ट इथाइल एल्कोहल बनता करने से एसिटिक एसिड भी बनता है। एक्चुअली क्या हो ना, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो उसको बदलते हैं, वो आपको बायोमोलिक्यूल में बताया जाएगा, वहां पर होता है वो बायोमोलिक केमिकल रिएक्शंस हैं। अभी इस पे बात हो रही है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इस पे चलो कुछ क्वेश्चन पहले कर लो आप, फिर वो सारी चीजें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखो क्या है, एट कांस्टेंट, तो स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का क्या है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ a fixed amount of gas, volume of a fixed amount of gas,
fixed amount of gas is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बताओ किसके, प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, नहीं लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये होता है एक्चुअल में, ये रिजल्ट है चार्ल्स लॉ का, एक्सपेरिमेंट है। और देखो जब क्वेश्चन आता है ना एडवांस में या मेन में, अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा तो ये सब थोड़ी आएगा, V1 T1 बराबर V2 T2, V1/T1 बराबर V2 T2 लगा दो आंसर ले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो IT वाले आपको इतना आसान दे देंगे। वो आपको वहां से शुरू करेंगे, कहाँ से, चार्ल्स लॉ जीरो से कैसे, एक्सपेरिमेंट ही बता देंगे, लिख देंगे पैराग्राफ में, एक्सपेरिमेंट लिख देंगे। इसके बाद जिसको आता रहेगा वही डेरिवेशन जानता रहेगा, वही क्वेश्चन वो ऐसा उस फॉर्म में पूछेगा ना, आधे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। अब समझ, IIT का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन वो इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है कि बच्चा देख के डर जाए, तो उसकी लैंग्वेज देख के डर जाए। एक्चुअली वो ब्रेन को ही टेस्ट कर ही रहे हैं कि आप मुसीबत देखकर भाग रहे हैं कि रुक रहे हैं। मतलब पेपर आप देखोगे ना, वही क्वेश्चन आसान भाषा में पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बताओ एक बार जानते हो IIT में ऐसा क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बोला 0 से इन्फिनिट रो dx dy dz बता, ये फॉर हाइड्रोजन एटम बताना। तो इसी को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ऐसे भी तो पूछ सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, उसको ऐसे दे दिए तो नहीं कर पाए, लोग डर गए कि ये क्या चीज है, तो हमने पहली बार देखा है। तो आप देखो यहाँ पर जो बात हो रही है अभी, ये इसका, ये अब इसी को डेराइव आप कर सकते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P&N। इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो V बराबर KT होगा। अब ये कहा गया, अगर मैंने कंडीशन रखी है 1, एक कंडीशन में मैंने वॉल्यूम रखा है V1, या इसी को आप बोल सकते हो V/T इज K। तो एक पर्सन ये कहता है मैं K नहीं बदलेगा, आप कहोगे नहीं बदलेगा, कब तक, V/T हमेशा कांस्टेंट आता रहेगा जब तक आप P और N को चेंज नहीं करेंगे। और एक पर्सन कहता है ठीक है मैं P और N नहीं बदलूंगा, तो वो कहता है फिर V/T आपका कभी चेंज ही नहीं होगा। आप चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ा जाएगा, तभी तो उनका रेशियो क्या रहेगा। जैसे मान लो पहले 1/2 था, बाद में 5/10 हो गया। 1/2 था ना पहले, बाद में 5/10, वो भी 1/2, फिर 50/100, फिर 500/1000। तो आप कहोगे रेशियो तो वही है, VT की वैल्यू में बदल रहा हूँ लेकिन नेट रिजल्टेंट क्या है, कांस्टेंट। तो ये बोला गया, आप कहोगे इसका मतलब आप ये लिख सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये इसका कंक्लूजन है। बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर रहना चाहिए कांस्टेंट, इसी को चार्ल्स लॉ बोलते हैं। अब आप इसी का एक क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में आया, उसी को एग्जाम्पल बोला जा रहा है, लिखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ temperature of a gas is increased by 10%, calculate percentage change in its volume। ये आप करके बताइए, डायरेक्ट भी बता सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। बताइए क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो आपको परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम बताना, कितना होगा, तो कैसे पता चला, ये है ना, इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो
वो तो काम करेगा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप सोल्यूशन भी इसका देख लो। ये क्या? नहीं नहीं, आप यहाँ पर आप सॉल्व करके दिखाओ। मतलब ऐसे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t होगा, इसमें जो चेंज होगा उसमें वही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो क्या होता है? फील किया आपने कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? अच्छा, तो आपने कभी साइकिल स्टैंड देखा है? साइकिल बाइसिकल स्टैंड, उसमें मान लो 100 साइकिल एक साथ खड़ी हुई, एक को गिरा दो, बाकी अपने आप गिरते चले जाएंगे, वैसे ही वही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने एक को गिराया ना, दूसरा वो तीसरा ऐसे सेम स्पीड से वो गिरते चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक में जो हुआ वही दूसरे में हुआ, वही तीसरे में, कोई चेंज नहीं हो रहा। वही चीज यहाँ भी है, जो इफेक्ट इस पर आएगा वही इफेक्ट इस पे आएगा, तभी तो रेशियो बदलेगा नहीं। नहीं तो बदल जाता, बदल जाता तो चार्ल्स लॉ आता ही नहीं, और चार्ल्स लॉ नहीं आता तो आप लोएस्ट टेम्परेचर भी नहीं पता, एब्सोल्यूट स्केल फिर बनता ही नहीं। अभी वो भी आपको दिखेगा कैसे बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका देखो क्या लिखोगे, यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, इतने में हो जाएगा, ध्यान से देखो। V1/T1 क्या लिखोगे, क्योंकि प्रेशर है कांस्टेंट। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप क्या लगाओगे? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। बताओ V1 कितना? V1 को आप V मान लो। क्या मान लो? V। T1 कितना है? T। T1 इज T। V2 V डैश मान लो। T2 टेम्परेचर कितना परसेंट बढ़ाया? T प्लस 0.1 T। T प्लस, ऐसा नहीं करना T का 10%। T का 10% बहुत लोग करके गलत कर बैठते हैं, वो T भूल जाते, T पहले भी था, बढ़ा हुआ कितना है वो बढ़ा हुआ बस रख देते। हाँ, T प्लस 0.1 T। अब बताओ यहाँ से V डैश इन V आएगा, बताओ यहाँ से ये T से T कॉमन होकर कट जाएगा क्या? तो बताओ V/1 कर देता हूँ, T कट गया, इधर इधर क्या आएगा? V डैश बाई 1.1 T। अब बताओ V डैश बराबर क्या आया इधर से? V डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, V डैश इज इक्वल टू 1.1। हाँ, T कट गया, उसमें नहीं आएगा T यहाँ। ठीक है, 1.1, तो कितना आ गया? V डैश इज इक्वल टू 1.1 V। अब बताओ वॉल्यूम बढ़ा घटा? बढ़ गया, पहले V था 1.1 V हो गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना? डेल्टा V कितना? बताओ डेल्टा V कितना? तो आएगा V डैश माइनस V। V डैश कितना है? 1.1 V माइनस V, दैट इज 0.1 V। अब बताओ V बाई डेल्टा V कितना? V है ना, इसको इधर भेज दो, उसको इधर लाओ। V बाई डेल्टा V कितना? सॉरी, डेल्टा V बाई V कितना, क्योंकि हमें चेंज बताना परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? डेल्टा V बाई V कितना? डेल्टा V इधर है, V इधर लाओ, बाई V कितना? वही 0.1। अब तो इसमें इंटू 100 कर दूं तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, तो उसमें भी परसेंटेज चेंज इंटू 100 कर दूं, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज 0.1 इंटू 100। बताओ 10% आया कि नहीं? ये ऐसे करके आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अगर स्कूल में पूछा जाता है या बोर्ड एग्जाम में आता है। लेकिन अगर आंसर आपको ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, जो चेंज यहाँ होगा वही चेंज वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा बताओ, ये भी पूछा था, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो वी टी बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप बॉयल्स लॉ भी देखोगे ना, उसमें उल्टा होता है इसका, और डायरेक्ट आप ऐसे प्रोपोर्शनल वाला नहीं बता सकते, वहाँ अलग आंसर आएगा। इनवर्सली में उसका उल्टा नहीं कर देना, 9% है तो 1/9 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली था ना, जो जो चेंज आप प्रेशर में, सॉरी वॉल्यूम में करोगे वही टेम्परेचर में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि V/T मेंटेन रहता है, आप चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो। अब इसी का देखो, इसी का एक पार्ट आता है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? इसके ग्राफ बनाने। अब बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला ग्राफ आपको V/T बनाना। V वर्सेस T, यह है वॉल्यूम
और ये है टेम्परेचर। बताइए, ये है V, ये है T, बट डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अभी केल्विन वाला नहीं बनाना, अब बनाओगे इसके बाद। तो T है इन डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? कितना का स्लोप कटेगा और इंटरसेप्ट कटेगा? 273.15 ऊपर से जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं? अगर इसी को बढ़ाया जाए ना तो -273.15 पे जाकर कट करेगा। ये ग्राफ थोड़ा इधर बन गया, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। कहाँ? देखो ध्यान से, उस साइड ले जा रहा हूँ, थोड़ा आगे करके उसको -273 पॉइंट भी दिखाना आपको। शिफ्ट करना जानते ही नहीं आप लोग? कैसे शिफ्ट करते हैं इसको? देखो शिफ्ट हो गया। देखो ध्यान से, इस वाले ग्राफ को आगे थोड़ा बढ़ाना है। हाँ, और आपको बताना है कि यह ग्राफ कैसे आएगा इधर। जल्दी देखिए, ये ग्राफ जानते हो क्या होगा? ऐसा होता है। अब आपको बताना है कि यहाँ डैश लाइंस क्यों आती है। ये क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है कि डैश लाइंस क्यों बनती है। जब वीटी ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना तो डैश लाइंस बनती हैं, और आपको बताना है डैश लाइंस क्यों बनती हैं, यही पूछा जाता है। ये होता है -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इसका ग्राफ है। डैश लाइंस क्यों होती हैं? सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। गैस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाता है। बताओ क्या होता है? उस लोअर टेम्परेचर रेंज में गैसेस लिक्विफाई हो जाती है। क्या होती है? लिक्विफाई। और अगर लिक्विफाई हो गई तो पीवी बराबर एनआरटी, या ये जो रूल आपने अभी सीखा वो लिक्विड के लिए है कि गैस के लिए? किसके लिए है? गैस के लिए। तो गैस के लिए जो रूल है, क्या वो लिक्विड पे लगेगा? तो इसलिए वहां पर वो वैलिड नहीं होता। तो इसको फिर आगे बढ़ाया कैसे, जब वहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो इसको आगे बढ़ाया कैसे? तो मिनिमम पॉसिबल इसी को क्या बोलते हैं? ये किसके बराबर है? 0 केल्विन। तो इसको बढ़ाया कैसे जब वो लिक्विड बन गया? तो गैस ही नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर गैस होगा तभी वो रूल लगेगा। वो है ही नहीं यहाँ पर, वो उसने हाथ जोड़ लिए पहले ही। ऐसे मान लो कि अब वो गैस ही नहीं, आप कहोगे नहीं मैं रूल लगा रहा हूँ लिक्विड वाला गैस पे लगा रहा हूँ, गैस वाला लिक्विड पे, वो लगेगा ही नहीं। तो जानते हो, इसी बोलते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन। ये एक टेक्निक है मैथमेटिक्स में। क्या नाम है उसका? मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन। ये है, अगर आपको पीछे का बिहेवियर किसी ग्राफ का पता है तो उसको आगे बढ़ाने की टेक्निक मैथमेटिक्स ने बनाई है। हाँ, 100% नहीं रहेगा, बट 99.99% एक्यूरेट रहेगा। और इसी टेक्निक को डीआरएस सिस्टम में यूज किया जाता है। लिक्विड स्टेट में आ गया, एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं सफल होगा आपका। जो ऑब्जर्वर है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कहेगा मुझे डेटा मिल ही नहीं रहा, मैं क्या क्या करूं? तो उसके लिए कहा गया ठीक है, वो जो मैथमेटिक्स की टेक्निक है पुरानी उसको लगा दो। उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन। तो एक्सट्रापोलेशन में जानते हो क्या होता है? वो जो डीआरएस सिस्टम में आप देखते हो ना, बॉल ट्रैकिंग, इसी पर काम करता है। उसमें इसी को सॉफ्ट कोड कर दिया गया, इसी टेक्नोलॉजी को। तो वो जहां पर मान लो पैर पर बॉल लगी, वही रुक गई, वहीं तक ग्राफ बना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाते हैं दिख जाता है आगे कहाँ टच करेगा या कट करेगा नहीं, मतलब हिट करेगा या नहीं।
हिट करेगा तो कहाँ करेगा। वो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 99.99% सही है, इसी से पता चलता है। इसी टेक्निक को वहाँ यूज किया गया है। तो अब आप देखो ये है, ये डैश लाइंस क्यों होती है, तो आप लिख दो यहाँ पर डैश्ड लाइंस आर ड्यू टू gases gets liquefied, gases gets liquefied at lower range of temperature, at lower range of temperature। और अगर कोई आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर दिया तो जैसे उस बच्चे ने बताया सॉलिडिफाई भी हो जाएगा उसके बाद, लेकिन पहले लिक्विफाई होगा उसके बाद सॉलिडिफाई। इसीलिए डैश लाइंस बनती, क्योंकि वहां पर वो रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये इसका V वर्सेस T था। अब आपको बताना है V वर्सेस कैपिटल T। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रेशर भी बदला है इस दौरान, एक बार एक एटीएम रखा, वही गैस है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे ग्राफ बना होगा। फिर मैंने क्या किया, उसी का प्रेशर फिर से कांस्टेंट रखा, बट 2 एटीएम करके, अभी भी कांस्टेंट है। तो उस टाइम में और इस टाइम के ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा, लो बढ़ेगा घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो उससे क्या कैसा ग्राफ बनेगा, बताओ। ये तो समझ पा रहे हो ना। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि आप प्रेशर बदल नहीं सकते। एक ऑब्जर्वर कर रहा है, दो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा मान लो, एक एक एटीएम रख के फिक्स रखा है, एक गैस सिलेंडर पर कर रहा है और दूसरा 2 एटीएम पर है, वो भी वही काम कर रहा है। तो दोनों के लिए अपने अपने प्रेशर कांस्टेंट है, तो दोनों को चार्ल्स लॉ लगाएंगे, तो दोनों की ग्राफ बताओ शेप में कैसा दिखेगा। ऐसा आपको ग्राफ बनाना है एट डिफरेंट प्रेशर। तो आप यहाँ लिखोगे अगला पार्ट, V वर्सेस T एट डिफरेंट टेम्परेचर। यही सब पूछे जाते हैं, V वर्सेस T एट डिफरेंट टेम्परेचर। दूसरा ग्राफ क्या है, V वर्सेस T एट डिफरेंट प्रेशर। जैसे ही आएगा ना, आपका दिमाग पहले ही खराब हो जाएगा, जिसको नहीं पता होगा। क्या खराब हो जाएगा दिमाग, कैसे खराब होगा, जल्दी बताओ। वो क्या सोचेगा, वो पर्सन क्या बोलेगा, कहेगा यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फिर डिफरेंट पे कैसे। तो कांस्टेंट है, बट एट ए टाइम एक कांस्टेंट था, दूसरे टाइम दूसरा कांस्टेंट था, वो है कांस्टेंट। तो अब जानते हो आप क्या करोगे, वैसा ही ग्राफ फिर बनाओगे जैसा अभी बनाया था, वैसा ही ग्राफ फिर बनेगा। ठीक है, वैसा ही ग्राफ फिर बनेगा। अब आपको बताना है, ये देखो पहला वाला ग्राफ ये, और इसके लिए ये डैश लाइंस बनेंगी, क्योंकि वो लिक्विफाई हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना डैश लाइन की शुरुआत यहीं से होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी हो सकता है। चलिए बताइए, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, फिर से नया ग्राफ लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका ऐसा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दूसरा ग्राफ जो आप बनाओगे वो कुछ इस तरीके का होगा। यहीं से आप लाइंस ऐसे बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं से ऐसा होगा। और आपसे पूछा जाएगा इसमें आप P1 P2 P3 P4 का ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिखो। ये है V, ये है T, यहाँ पर प्रेशर था P1, यहाँ पर था P2, यहाँ पर था P3, यहाँ P4 और यहाँ है P5। आपसे कहा जाएगा आप P1 P2 P3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ।
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता करेंगे, जल्दी बोलिए कैसे। हाँ, उससे पता करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर को आप एक जगह फिक्स कर लो तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे। तो आप देखो, वॉल्यूम भी कर सकते हो ये भी, लेकिन वॉल्यूम में वो सब एक साथ दिखेगा नहीं, टेम्परेचर फिक्स करके देखो। एक टेम्परेचर कर दिया फिक्स। अब बताओ, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है तो बॉयल्स लॉ लगता है। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला, ये क्या है, ये P5 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है। ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, ये वाला P4, ये वाला P3, ये वाला P2, और ये वाला P1। बताओ इसमें वॉल्यूम किसका कम किसका ज्यादा, वो तो देख पा रहे हो ना। ये है आपका V1, ये है आपका V2, P1 का V1, P2 का V2, फिर V3, फिर V4 एंड V5। अब बताओ, ये वाली एक्सिस तो दिख रहा है ना, V1 सबसे कम है, V1 सबसे कम है तो P1 सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब P1 सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है, और सबसे कम P5 है। ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन स्लोप बता क्या रहा है, dV/dt। यहाँ स्लोप होगा ना dV/dt, तो उससे आप कैसे कंक्लूड कर पाओगे। स्लोप बढ़ा घटा कर नहीं, आप इसी से देखोगे, इसी से। ये सबसे आसान टेक्निक है, यही देखा जाता है। वो जो आप सोच रहे हो ना, वो फिर ऐसे समझो सबको उससे समझ नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, हर एक चीज को इजी उसमें बताया जाता है, इजी कॉन्सेप्ट। नहीं तो पीरियोडिक टेबल एक बनाने वाले सबसे पहले थे, टेलुरिक हेलिक्स बनाया गया था एक। आप समझ रहे हैं, टेलुरिक हेलिक्स बना था और सबसे अच्छा था वो, उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं आता था। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि जनता को समझ नहीं है, इसलिए उसको ऐसी डिस्कार्ड, उसका देखो कहीं नाम और निशान तक भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर डॉबर्नियस ट्रायड, एंड देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद लूथर मेयर कर्व, उसके बाद वेंडलीफ, उसके बाद बोहर टेबल। पहले कौन सा बनाया गया था सबसे पहले, बोहर टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बोहर टेबल भी बोलते हैं। टेलुरिक हेलिक्स, टेलुरिक हेलिक्स वो सिलेंड्रिकल शेप में था, उसमें ऐसे ऐसे बनाया गया था। ऐसा कौन था, सारे एटम हाइड्रोजन से नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बने। हाँ, ऐसे देखो, जो मीनिंगलेस ये थे उनको कोर्स में रखा ही नहीं गया, जिन उनको उनको रखा गया, नई जनरेशन को उनके नाम याद करवाए जा रहे हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से ही चीजें आगे बढ़ी हैं। जैसे आपको पता होगा, बोहर मॉडल पूरी तरह से फेल था, लेकिन पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर बोहर मॉडल नहीं बनता तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं निकलती, तो उसमें डुअल बिहेवियर नहीं मानते, सोचते, इमेजिन नहीं करते, तो क्वांटम तक नहीं पहुंचते। मतलब उन्होंने इतना काम किया, चाहे सही किया चाहे गलत किया, लेकिन वहां तक कम से कम पहुंचाया तो, बाद में करेक्शन कर दिया थोड़ा थोड़ा। ऐसी बॉन्डिंग में भी है, VBT बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन BCl2 आगे बढ़ते हैं तो नहीं आती। तो एस जो हाइब्रिडेशन थ्योरी वो नया थोड़ी है, उसी में करेक्शन कर दिया, उसमें बोला मिक्सिंग करो इसके बाद ओवरलैपिंग करो। डायरेक्ट ओवरलैपिंग मत नहीं हो सकती, पहले मिक्सिंग होगी देन ओवरलैपिंग, तो सब बराबर हो गया। तो उसी को करेक्ट किया गया धीरे धीरे, मतलब जो कमियां आती है ना उसी को दूर किया गया। तो उससे फिर चीजें आगे बढ़ी। इसीलिए देखो, जो बोहर टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको बोहर टेबल कहा जाता है, क्योंकि बोहर ने ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप कराया। हाँ, प्राउड्स का था टेलोरिक हेलिक्स। हाँ हाँ, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बने। और टेलोरिक हेलिक्स देखो किसने बनाया, टेलोरिक हेलिक्स किसने बनाया था, वो एक बार आया था, कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक टेबल किसने बनाया। हाँ, चाइनीज साइंटिस्ट था कोई, सी चैन।
चलिए इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हो दूसरा पार्ट क्या है? अब आपको V वर्सेस T बताना है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। लिखिए V वर्सेस, आपने देख लिया क्या टेबल? दिखा दो बाकी बच्चों को, देखो वो है सिलेंड्रिकल टेबल। V वर्सेस T, आपको ये बनाना है। बताओ V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा? ये है V, ये है T। अब बताओ ग्राफ कहाँ से बनाएंगे हम? हाँ ऐसा। अब आप इसको इधर से शिफ्ट नहीं करेंगे, और जो 0 केल्विन है ना, इसी ग्राफ को आगे बढ़ाकर यहाँ लाया गया, ऐसे समझो। ये हो गया आपका V वर्सेस T। ऐसा आप बना सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कहा जाए डिफरेंट प्रेशर पर बनाना है, ध्यान से देखिए, तो ऐसा होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्या, डिफरेंट प्रेशर पर अगर बनाना हो, और आपसे पूछा जाएगा इसका, ये देखो V है T, ये है P1, ये है P2, ये है P3, ये है P4, ये है P5। बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा? P1 P2 P3 P4 का ऑर्डर बताइए, अभी अभी आपको सिखाया। क्या करेंगे? P1 सबसे ज्यादा, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5। ये आसान है, इसका एक्सप्लेनेशन अब नहीं दोबारा बता रहा हूँ। क्यों, कैसे लाओगे आप? एक T कांस्टेंट कर देना, T की एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसी से कंपेयर कर लो। अगला, अगला ग्राफ जानते हो क्या है? P वर्सेस 1/T, या log V वर्सेस log T बना कर दिखाओ। log V वर्सेस log T, तो यहाँ तक बना लिया होगा आपने। अब मुझे अगला ग्राफ आपको बनवाना है, आप लोग खुद बनाकर बताएंगे। हाँ, log V वर्सेस log T। T पार्ट है log ऑफ V वर्सेस log ऑफ T। तो ये क्या करोगे? आप कहोगे ये तो हमने इक्वेशन देखा नहीं, बट ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या करोगे? उसी फॉर्मूले से आप दोनों साइड log ले लेना। क्या लेना है? log ln भी ले सकते हो, अगर ln दिया होता तो ln लेते। तो V बराबर KT होता है क्या? V बराबर KT, तो log ऑफ V बराबर log K प्लस log ऑफ T। हमें इसके अगेंस्ट बनाना है ना, तो log V बराबर, आप इसको इस साइड लाओ, log T प्लस log K। Y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो। Y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें इंटरसेप्ट c होता है और m होता है स्लोप। क्या होता है? m होता है स्लोप ऑफ दैट लाइन। इतना तो आपको आपने सीखा ही होगा, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही रहे हो ना आप लोग। अच्छा तो अगर प्लस सी है तो प्लस माइनस सी होता है, प्लस माइनस सी होता है। तब इंटरसेप्ट ऐसे देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस एम एक्स के बराबर अगर हो, y बराबर एम एक्स, तो इंटरसेप्ट जीरो। तब आपको ग्राफ में जीरो से ले जाना है। लेकिन अगर प्लस सी हुआ तो बताओ बड़ी वैल्यू किसकी एक्चुअल है, वाई एक्सिस की कि एक्स एक्सिस की? वाई एक्सिस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए आपको पॉजिटिव एक्सिस में इतना ग्राफ ऊपर उठा देना है। अगर माइनस सी हो जाए यहाँ तो तब आप कहोगे वाई की वैल्यू कम हुई है, जीरो से नीचे चला जाएगा, उतना शिफ्ट कर देना नीचे, ऐसा होगा। और बताओ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म्स होते हैं? एक ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। सुना कि नहीं?
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कटेगा, वाई एक्सिस पर बी, और दोनों प्लस प्लस होगा। अगर वही माइनस हो जाता है जिस एक्सिस पर, उस क्वाड्रेंट में चले जाओगे। चारों में आप अब समझ सकते हो, बना सकते हो। ऐसा ऐसा होता है, देखो ऐसा, एक्स बाई ए वाई बाई बी। तो अगर आपको याद है तो फिर आप फिजिक्स में या यहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इजिली आप सीख सकते हो। चलो इसका आंसर बता दो, क्या बनाए? किसका? लॉग ऑफ के। इस एक्सिस पर ध्यान रखना किसको रखा जाएगा? लॉग वी। जो भी पहले होता है वो वाई एक्सिस पर होता है, जो इधर है बताओ, यहाँ स्लोप 1 हो जाएगा, लॉग टी यहाँ आ जाएगा। लॉग ऑफ टी, बताओ स्लोप कितना है? हाँ, टेन थीटा कितना है? टेन थीटा कितना? 1। तो ग्राफ कैसा बनाऊं? 45 डिग्री पर ऐसा होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, इंटरसेप्ट कितना है? लॉग के। तो आप इस ग्राफ को ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, और अगर कहा जाए टेन थीटा कितना है तो आप वो भी बता सकते हो। कितना है? 45 डिग्री। अच्छा बताओ, अगर टेन थीटा -1 होता तो? तब इधर से ग्राफ जाता। अच्छा, स्लोप में एंगल किस वाइज क्लॉक वाइज देखते हैं एंटी क्लॉक वाइज? हमेशा टेन थीटा एंटी क्लॉक वाइज वाला गिना जाता है, क्लॉक वाला नहीं। ये देखो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स लॉ में यही। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, ये बात कहाँ से पता चली? हाँ वो आप लिख लो नोट करके। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, इज कैलकुलेटेड बाय चार्ल्स लॉ। यही सब पूछा जाता है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, इज कैलकुलेटेड बाय चार्ल्स लॉ, इज कैलकुलेटेड बाय चार्ल्स लॉ। दूसरा, हॉट एयर बैलून सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कैसे बताइए? इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। कैसे? यही आपसे पूछना है। फिर क्या होता है? लेकिन उससे ऊपर कैसे जाएगा ये किसने बताया? हाँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हल्की गैस हो गई तो ऊपर नहीं उठना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी तो थ्रस्ट डेवलप करेगी। क्या होगा? तो अगर बैलून के अंदर आपने जो गैस भरा है, कौन सा क्या भरा है? जो बैलून होता है ना, आप देखोगे ऐसे पूरा कवर्ड है, अंदर से भी बंद होता है, नीचे आग लगा देते हैं। वो इतना नीचे होता है, ऐसे नहीं बैलून ही जल जाए, उससे काफी नीचे रखा जाता है उसको। तो अब क्या होता है, उससे एक तो हॉट एयर खुद निकल रही है, वही जाके बैलून में भरती है, या तो आप वही भर दो सीधे, या जो एयर है उसको हीट कर दो जो उसके अंदर है। तो ऐसे में क्या होता है, अंदर की डेंसिटी गैस की, बताओ डी बराबर एम बाई वी होता है कि नहीं? डी बराबर एम बाई वी। तो मास वही रहेगा, डेंसिटी, वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन हो गैस का, तो डेंसिटी घट गई। और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। तो इस वजह से थ्रस्ट क्रिएट करता है, वही होता है हॉट। जानते हो इसकी, ये मेट्रोपोलॉजिकल स्टडी में काम आता है। अगर कोई आपसे बोले आप 1 किलोमीटर ऊपर जाकर सैंपल लाओ एयर का और मुझे टेस्ट करना उसके अंदर क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, तो या तो हेलीकॉप्टर से आप जाओ, या कहा गया हेलीकॉप्टर तो सारी जगह नहीं दिया जा सकता, तो हॉट एयर बैलून सिस्टम इजीली भेजा जा सकता है। अब तो चलो ड्रोन भी भेज सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो वो सिस्टम बनाया गया ऐसा। तो आप देखो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, ये पूरा हो गया। अब अगला, नेक्स्ट लॉ क्या है? बताइए नेक्स्ट लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। बताओ बॉयल्स लॉ क्या है?
वेल्स लॉ क्या होता है? इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? तो आप जानते हो जब ऐसा किया गया ना, इन्होंने एक गैस को कांस्टेंट रखा, क्या प्रेशर, वेल्स लॉ कब लगता है? एट कांस्टेंट V एंड N, V और N रहेगा कांस्टेंट। तो इसमें जानते हो क्या बताया गया? आप लिख लो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली भी लिख सकते हो या इनवर्सली लिख लो, ज्यादा आसान। डायरेक्टली होगा तो 1/, कर देंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा बताओ डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। हाँ, यहाँ पर टी कांस्टेंट रहेगा, सॉरी, ये वाला हो जाएगा आपका गैलिसाइक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो अभी आएगा, वो कोई लॉ नहीं माने जाते इनको, वो सब इन्हीं के डेरिवेटिव है। एक अमेंटेंस लॉ भी है, पी वर्सेस टी, कांस्टेंट वी होगा तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, उसको गैस इक्वेशन में कंसीडर नहीं किया गया, उसी का डेरिवेटिव है। आप समझ गए? वो उसी का डेरिवेटिव है, ऐसा ऐसा पूछा भी गया था एक बार कि वो कौन सा लॉ नहीं है, तो वही अमेंटेंस लॉ गैस लॉज में नहीं आता, वो उसी बॉयल्स लॉ का ही डेरिवेटिव। बताओ क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ, वॉल्यूम के बदले क्या करोगे? हाँ, टेम्परेचर यहाँ सही कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्या हो जाएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P बराबर, बताओ कब ऐसा होगा? एट कांस्टेंट T एंड N। तो अब ये कहा गया जब तक आप T नहीं बदलोगे तब तक ये PV बराबर कांस्टेंट रहेगा, T इंटू V नहीं बदलेगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रेशर आप जो बढ़ाओगे वॉल्यूम उसका रेसिप्रोकल लाएगा, इनवर्स लाएगा। अगर आपने गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर छेड़छाड़ आप नहीं कर रहे हैं, गैस जो भरी है उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल फिक्स है, लीक नहीं है गैस, तो उसमें आप कहोगे आप चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम इनटू प्रेशर कभी नहीं बदलेगा जब तक आपने टी को कांस्टेंट रखा है। एक बच्चा कहता है हमने वॉल्यूम को 100 लीटर से 200 बना दिया, तो जानते हो क्या होगा? प्रेशर आधा हो गया होगा, उसका जो वॉल्यूम ने बढ़ाया ना उसने उसने प्रेशर में जाकर उसको कंपनसेट कर दिया। क्या किया? तो इसका मतलब पीवी बराबर के हो गया। तो आप कहोगे अगर एक ऑब्जर्वर ये कहे कि मैं टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूं, तो बताओ वो P1 V1 रीडिंग ले सकता है कि नहीं? P1 V1 रीडिंग ले सकता है, उसने कहा मैं टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूं, तो उसका के नहीं बदलेगा, वो बस उसने कहा मैंने प्रेशर बदला तो वॉल्यूम मेरा बदल गया, मैंने टेम्परेचर नहीं छेड़छाड़ किया, तो के। फिर वही दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप बताओ 1000 बार रीडिंग ले सकता है कि नहीं हो? जैसे एक बच्चा कोई खेल रहा हो ना, टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूँ मैं, प्रेशर को खूब बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें वो हजारों रीडिंग ले सकता है, लेकिन हमेशा पीवी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? उस टाइम का पी, उस टाइम का वी का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा? इसी को क्या बोलते हैं? P1 V1 बराबर P2 V2। आप P3 V3 भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब एक्चुअल में एट ए टाइम दो कंडीशन पे लगाने को बोला गया। अच्छा, आपने जो पिछला वाला पढ़ा ना, अभी पिछला वाला एक चीज बताना वहां भूल गया मैं, इसमें जो चार्ल्स लॉ था ना,
तो चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, बताओ क्या कांस्टेंट है। प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस छोड़ दो, वो नहीं लिया जाता, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जानते हो कब लगेगा, आइसोबारिक प्रोसेस इसी को बोलते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो चार्ल्स लॉ ही आइसोबारिक प्रोसेस होता है। अब समझ गए, चार्ल्स लॉ ही कहाँ लगता है, चार्ल्स लॉ आइसोबारिक प्रोसेस पे। अगर कहीं आपने चार्ल्स लॉ लगाया इसका मतलब आइसोबारिक, तो आइसोबारिक प्रोसेस हमेशा किससे डील होंगे, लगा है, पॉज कर दीजिए। लगा है, लगा, उसी के ऊपर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 31 जो हो गया। तो आप देखो, अच्छा ये रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं किया ना, ठीक है ठीक। चलिए तो आप देखो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, चार्ल्स लॉ। फिर इसके क्वेश्चन आपने किए थे, ये था। इसके बाद ये ग्राफ बनाया था उसका यूज, फिर बॉयल्स लॉ पर आप यहाँ आ गए, P1 V1 बराबर P2 V2। अब बताओ ये कौन से लॉ के लिए, किसके, किस प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपको बोलूं इसमें गैस कौन सी यूज होगी, आइडियल या रियल, ये रियल गैस पे लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा रियल गैस से। हाँ सारे लॉज ऑफ गैसेस जितने हैं, तो उसके लिए अलग इक्वेशन है, वैन डर वाल इक्वेशन, उसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करवाया गया, वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी आपको क्या जानना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिख लो, इसका एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप पहले इसको सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आसान आपने पढ़े होंगे या आपको 10th क्लास में भी आपने लिखा होगा, 9 10 में था कि नहीं है। हाँ ये आपने पढ़ा नहीं होगा, हाँ सारे बोर्ड में है। मतलब आपने चाल चलो पहली बार सुना इधर, ठीक है तब चलो आप, मैं वो भी करा देता हूँ, देखो ध्यान से। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, if volume of a gas is 50 decimeter cube at 5 atm, calculate calculate pressure of the gas if gas is expanded to expanded to 200 liter या decimeter cube at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्या करना है बताओ, क्या ये आपके लिए बताया, जो लोग बता रहे हैं हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो आप बताओ यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगता है, जल्दी बताइए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी बराबर के होता है, P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। P1 आपको पता है कितना है, 5 atm, V1 कितना है 50, P2 बताना है, V2 200। तो अब बताओ P2 बराबर कितना हो गया, 250/200, 1.25 atm। अगर कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना हुआ, परसेंटेज, हाँ पर वो बताओ प्रेशर बढ़ा है घटा है, परसेंटेज चेंज बताना हो।
इसी का बी पार्ट लिख लो, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। और बताना ये भी बढ़ा है कि घटा है, ये भी लिखा होता है, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। क्या करोगे आप कहोगे पहले डेल्टा पी चाहिए मुझे। क्या चाहिए? डेल्टा पी। बोलो डेल्टा पी क्या होगा? P1 माइनस P2। यहाँ पर ऐसा माइनस मत लग देना। देखो प्रेशर हो चाहे पीएच हो, हमेशा ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इसको ऐसा मत सोचना कि माइनस में रख दूंगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हाँ मॉड लगाया जाता है। बताओ कितना आएगा? P1 कितना है? P1 कितना है? 5 ATM। P2 कितना है? 1.25। तो कितना आया ये? 3.75। बताओ डेल्टा पी अपॉन पी कितना आया? 3.75/5। परसेंटेज चेंज बताओ। जल्दी बोलो कितना? 3.75/5 इंटू 100 कितना आता है? सबका ही आ रहा है? बताओ इंक्रीज और डिक्रीज। 75% डिक्रीज, यही लिखा होगा स्टेटमेंट के फॉर्म में। आसान है ये देखो, ये हमने उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए है, बाकी ये बी पार्ट हो गया। ऐसा आता है, थोड़ा इसका लेवल बढ़ गया। अब एग्जाम में जैसा आता है वो वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो मैं पहले देने वाला था, ये आपने लिख लिया होगा। अब यही चीज जो पीछे सीखा है ना, कि जितना प्रेशर में वॉल्यूम चेंज आएगा उतना टेम्परेचर भी बदलता है। पीछे बताओ क्या सीखा? वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जितना वी में चेंज आया उतना टी में होगा, या जितना टी में आया उतना वी में होगा। लेकिन क्या इसमें वो लगेगा? बताओ, क्या इसमें वो लगेगा? अगर 10% में प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम 10% घटेगा? बताइए। क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसमें कहानी बदल जाएगी। वो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, इसी बात को ध्यान रखना था। तो आप देखो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज बाई 1%। ये क्वेश्चन आया हुआ। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इन वी। मतलब 15 के 15 बच्चे आ गए सब। हाँ 15 लोग तो बैठे हैं, सब आ गए। आप जो 2-3 लोग थे कहाँ थे जी आप लोग? आप इतने दिन कहाँ थे? मन बना रहे थे चले कि ना चले? सही से बताना। सच में? आपका जी दिमाग खराब हो गया था? बहस बन रहा है, इधर उधर हो रहा है। हाँ वही आंसर होगा, 0.9 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। आप बता सकते हो। एक्चुअली देखो क्या है, आपको डायरेक्ट प्रेशर में दे दूं, या तो मैं प्रेशर आपको दे दूं, या जो हाइट कॉलम की वजह से प्रेशर होता है ना, मरकरी की वजह से, या कोई लिक्विड की वजह से, या गैस की, उसका रो जी एच होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए एक लिक्विड बबल है, अभी आएगा वो, इसी में है, पता है। एक लेक है
जिसमें एक छोटा सा लिक्विड बबल बना लेक की सरफेस के नीचे से, तब वो 1 सेंटीमीटर का था, जब ऊपर आया ना तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो आपसे बोला जाएगा बताओ उसकी डेप्थ कितनी है? बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो। इसमें बहुत सारे केस बनेंगे और इंटरेस्टिंग बनते हैं, इसमें क्वेश्चन का दायरा रेंज इसकी बहुत ज्यादा है। देख लो पहले, अभी तो ये शुरुआत हुई ना, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बॉयल्स लॉ के मिलेंगे। एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर दो थे, दोनों को एक बड़े में खाली कर दिए, ऐसा भी आता है। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? अभी आप क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो P1 V1 बराबर P2 V2, P1 को P मान लो, V1 को V मान लो, बराबर P2। प्रेशर हमने बढ़ाया, कितना बढ़ाया? तो P प्लस P का 1%, P का मतलब होता मल्टीप्लीकेशन, अगर कभी कंफ्यूजन हो ना तो का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। P का 1% मतलब P तो है ही, उसका 1% बढ़ गया, तो P का 1%, देखो P प्लस P का 1%, तो कितना हो गया? PV इज इक्वल टू P प्लस 0.01 P इंटू V2, तो P से P कट जाएगा, V बराबर क्या आएगा? 1.01 V2, तो V2 बराबर कितना आ गया? V बाई 1.01। अब बताओ चेंज इन वॉल्यूम बताना क्या होगा? डेल्टा V बोलिए, ये होगा V माइनस V2, V1 माइनस V2, V कितना है? V माइनस ये बढ़कर कितना हो गया? घटकर कितना हो गया? कितना आएगा? 0.01 V बाई 1.01। अब डेल्टा V बाई V बताओ क्या होगा? इस V को उधर से इधर भाग कर ले आओ, तो आएगा 0.01 बाई 1.01। परसेंटेज डेल्टा V बताना है, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू 0.01 बाई 1.01 इंटू 100। ये है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बराबर कितना आया? 1/1.01, कितना आएगा? 0.9% अप्रोक्स। बराबर नहीं होगा, अगर 10% होता तो 9%। यही दो बार क्वेश्चन है, एक बार 1%, एक बार 10%। हो जाएगा। दूसरा देखिए, आगे बढ़े। हाँ, गुब्बारा वाला इसी में आएगा अभी, लेक वाला भी आएगा। और एक इसमें ऐसा भी आता है, नंबर ऑफ बैलून्स कितने बनेंगे? आप समझ गए? उसमें क्या होता है, एक गैस जो गैस से जो गुब्बारा भरता है उसको आपको पता होगा, उसके पास गैस सिलेंडर होता है, हीलियम गैस सिलेंडर होता है ना? उसमें गैस हाई प्रेशर पर भरी होती है। क्या होती है? हाई प्रेशर पर भरी होती है। फिर वो गुब्बारा बनाता है, तो आपको बोला जाएगा इतने रेडियस का गुब्बारा वो कितने बना सकता है। तो उसमें उसमें क्या करना होता है स्टूडेंट को, जो अंदर टोटल प्रेशर था ना, गैस का वॉल्यूम था, अगर उसी गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिलीज कर दिया जाए, तो आप कहोगे उसके अंदर P1 V1 बराबर P2 V2 लगाऊंगा मैं। उधर मान लो 5 लीटर था, 10 ATM पर भरा था, तो 50 था। जब 1 ATM पर एक्सपेंड होगा तो 50 के बराबर होगा, 1 × 50 हो जाएगा, तो वही 1 लीटर 50 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको अगर एक बैलून का साइज दिया है, तो आप उसका 4/3 πr³ कर दो, तो आपको एक बैलून का वॉल्यूम आ जाएगा। उस 50 लीटर में आप भरना शुरू करो, कितने भरेंगे? लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाएगी आपसे, जानते हो क्या? जो आपने वॉल्यूम 50 लीटर माना है, जब वो गैस सिलेंडर में गैस खाली हो रही होगी तो पूरा पूरा गैस खाली नहीं होगी, उसमें 1 ATM वाली गैस उतना वहां रह जाएगी। तो जो 50 लीटर आप बनाओगे ना, उसमें से 5 लीटर हटा दोगे, पहले 5 उसी में रह जाएगी, वैक्यूम थोड़ी हो जाएगा। जो LPG गैस सिलेंडर खाली होता है तो क्या जीरो हो जाता है वहाँ? उसमें 1 ATM की गैस बचती है। तो 1 ATM पे जो 50 लीटर आपने कन्वर्जन किया ना, अंदर जो भी PV था उसको सेम टेम्परेचर पर आपने कन्वर्ट किया इंटू 1 ATM, तो 10 × 5 50 होता है, तो इधर 50 लीटर मिलेगा आपको वही। लेकिन उसमें से 5 लीटर तो वहीं रह गया ना, 1 ATM पर वो वॉल्यूम 5 लीटर था, तो 5 × 1 वही रह गया। आपके पास अवेलेबल 45 है। अब आप 45 लीटर को क्या करोगे? आप कहोगे मैंने बैलून बनाए, है ना? तो आप कहोगे एक का रेडियस अगर दिया 4/3 πr³ कर दो, और उससे आप डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएंगे।
अब अगर फ्रैक्शनल आ गया 9 पॉइंट मान लो 8 आया, तो बैलून का नंबर तो फ्रैक्शनल होगा नहीं, तो उसका नियरेस्ट इंटीजरल वैल्यू ले लिया जाता है। बात समझ गए? वैक्यूम क्रिएट कभी हो ही नहीं सकता 100%। जैसे मान लो इसमें करोगे ना, पूरी दीवारें टूट जाएंगी, क्योंकि वो पूरा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, पूरा ब्रह्मांड पूरा लड़ेगा उससे, जो वैक्यूम क्रिएट करेगा। सारी गैसेस आपस में कनेक्टेड हैं। एक एटीएम को आप हल्का मत सोचो, एक एटीएम प्रेशर बहुत ज्यादा है। अर्थ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, पूरा सारा एक साथ जुड़ा हुआ है, और सारा भार आपके ऊपर है। बस आपके सिर के एरिया से उसको डिवाइड कर दो, बस F/A होता ना, F/A जो mg लग रहा है ना पूरे गैस का, अर्थ के चारों तरफ जितने गैस है सबका mg भाई आपका सरफेस एरिया, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको आप हल, हाँ वही देखो, सबमरीन एक गया ना नीचे, प्रेशर बहुत ज्यादा लगा, अंदर का प्रेशर कम था, ऊपर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो पूरा लिक्विड, उसके ऊपर जितना लिक्विड है सबका लोड उस पर पड़ रहा है, उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया। तो प्रेशर भी तो फोर्स ही होता है, प्रेशर कोई नई चीज थोड़ी है, फोर्स ही है। बस आप पर यूनिट एरिया आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? सरफेस टेंशन भी प्रेशर फोर्स ही है, बस पर यूनिट लेंथ देखा जाता है। अभी आप बताओ, ये हो गया। अब अगला, अगला देखो, एक क्वेश्चन और करना भी, मतलब बैलून वाला ही करना है। बोलो जी, क्या आगे यही वाला काम सीखना है क्या? ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली मत ले लो कि यही काम करना है। चलिए देखिए क्या करना है। एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको बोला गया है, ऐसा डायग्राम बनाया। ये दोनों को यहाँ पर खाली कर दिया गया, ऐसे समझो। यहाँ पर ये 20 लीटर था, 5 ATM था, ये 50 लीटर था, और 50 ATM था। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस करवा दिया गया, कितने में? 20 लीटर में। और x ATM का प्रेशर है, आपको फाइनल प्रेशर बताना है। दो गैस, दो सिलेंडर थे, दोनों को कहा है, दोनों खाली करने, इनको एक में सबमिट कर दिया, तो उसका प्रेशर क्या होगा? दोनों के सम का आधा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 50 × 5, कितना? कैसे? हाँ क्या आएगा? P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। क्यों? टेम्परेचर कहाँ गया? कांस्टेंट है तो कट जाएगा। क्या लिखोगे? P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। ऐसा आप n नंबर ऑफ वेसल्स पे कर सकते हो, जितने भी मिलाए आपने उतने। अब बताओ P1 कितना है इधर? 5 × V1 कितना है? 20 प्लस P2 कितना? 50 × 50 इज इक्वल टू P फाइनल नहीं पता, V फाइनल पता, 20 लीटर में कंप्रेस किया। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? 100 प्लस 2500 कितना आ गया? 20 × P फाइनल, ये 2600 है, तो P फाइनल कितना होगा? कितना आ गया? 130 ATM। क्या होगा? 130 ATM। आसान है, ऐसा भी होता है। चलिए अगला देखिए।
अच्छा, आप एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना जानते हो? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इतना थोड़ा बहुत आता होगा। वही वाला मैं लेक वाला क्वेश्चन ही आपको कराने जा रहा हूँ। अभी 5 मिनट है ना, उसमें हो जाएगा ये। तो लिख लो आप, ऐसा क्वेश्चन बनाना है ये। ये देखो एक लेक है, ठीक है। लेक समझते हो कि नहीं? क्या होता है जी लेक? तालाब नहीं होता है, झील होता है। तालाब पॉन्ड होता है। झील और लेक में, पॉन्ड में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, क्या डिफरेंस है? नहीं, 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 वो भी जरूरी नहीं। तालाब में, तालाब में जमा हुआ नहीं होता है। हाँ, तालाब में क्या होता है, बारिश का पानी आकर रुकता है, ठीक है। और लेक का मतलब होता है वो हाई एल्टीट्यूड होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके, वहाँ जो आइस मेल्ट होती है वो डायरेक्ट आकर वहाँ रुकती है। वो आर्टिफिशियली बनाकर उसको नाम दे दिया। ऐसे राजस्थान में भी है। नेचुरल, उसका जो पानी आ रहा है, ऐसे समझो, उसका जो पानी आ रहा है वो किसी नेचुरल सोर्स से आ रहा है, मतलब रेन वाटर नहीं है, उसको लेक बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पर है ना, इसमें आपसे बोला गया, यहाँ पर एक स्फेयर क्रिएट होता है, बबल बनता है यहाँ, जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। और जब यही बबल ऊपर आता है ना, तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाता है। 4 सेंटीमीटर हो जाता है। आपको बताना है लेक की डेप्थ कितनी है। ये एच है मान लो। रो आप मान लो, वाटर का पता है ना, 1 ग्राम पर ml होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे दिया नहीं होता, 1 ग्राम पर ml होता है। नहीं दिया तो 1 मान कर चलो। वही तो आपसे मैं पूछ रहा था, आपको आता है कि नहीं कन्वर्जन। देखो, 1 atm 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। 1 atm, अगर यही सेंटीमीटर में हो, क्योंकि यहाँ सेमी में है तो सेंटीमीटर लगेगा। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कितना? तब ये क्या करोगे आप, यहाँ जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप क्या लगाओगे, ध्यान से देखो। जल्दी इधर देखिए ध्यान पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, P1 V1 बराबर P2 V2 होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रेशर इनिशियल पता है क्या? नहीं पता। प्रेशर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आएगा P। अब बताओ इस पे प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कितना लगेगा? 76 प्लस ρgh। ρgh, जी भी 10 मान लो, जी। तो आएगा यहाँ आएगा, बताओ ρgh, ध्यान से रखना, प्लस P atm। ऐसे लिखना समझाने के लिए, ये वाला प्रेशर इनिशियल। ρgh प्लस, उसको pH भी लिखते हैं, pH प्रेशर ड्यू टू हाइट कॉलम। pH की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी यहाँ, इंटू V। बताओ, पाई
4/3 πr³ लिखूं? 4/3, हाँ, कैसे कट जाएगा? आर नहीं कटेगा, आर ही तो बदल रहा है, r1³ हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, P2 कितना, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई इंटू r2³। बताइए। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा, ये रो हो गया कितना, 1, जी 10, एच कितना नहीं पता है तो 10 एच लिख दूं, 10 एच सेंटीमीटर प्लस इधर 76 इज इक्वल टू, इधर देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, r1³ भी होगा इधर, तो r1³ कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, कितना, 2 का क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, 76 into 4 का क्यूब। बताओ 10 H बराबर कितना आया, 76 into 64/8 -76। ठीक है, H बराबर बोलिए क्या आया, इसको सॉल्व करो, 8 into 8 हो गया, तो 7 इंटू आएगा, H बराबर 76 into 7/10, 76 into 0.7 सेंटीमीटर, हाँ 53.2। ठीक है, ठीक है, हाइट कॉलम का पता चल गया, बैलून वाला भी ऐसे हो जाएगा, वो मैंने टेक्निक आपको बताई। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, ओपन चेन, ओपन ट्यूब और क्लोज ऐसा होता है, मैं समझा देता हूँ, अगली क्लास में करूंगा, आप पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, हो गया, हो गया कि नहीं? अच्छा बताओ, आपने एयर कॉलम ऐसा समझो, एक मैं अभी अगर आपने नोट कर लिया तो एक मैं बता देता हूँ, थोड़ा अगली क्लास में आपको समझाऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा, देखो ध्यान से, यही इसी पेज पर दिखा दे रहा हूँ क्या करना है। आप इमेजिन करो, ऐसा ट्यूब आपके पास हो, इमेजिन करो ऐसा, ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर एक मरकरी कॉलम रखा है इधर, और ये 10 सेंटीमीटर का है, मतलब मरकरी भरा है इधर से, ये क्लोज्ड है, ऐसे समझो, बंद है, ये यहाँ से लीक नहीं करेगा, ऐसा कॉर्क लगा होता है, ऐसे ऐसे रखा है, और ये जो एयर कॉलम है ना, गैप है यहाँ, ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10, और ये 5 सेंटीमीटर का एयर कॉलम है। अगर मैं इसको, इसी को 45 डिग्री एलिवेशन दे दूं, तो एयर कॉलम की लेंथ कितनी होगी, बदलेगी या वही रहेगी? तो इसको मैंने 45 डिग्री एलिवेशन दे दिया, फिर इसको हमने वर्टिकल ऐसे कर दिया, फिर इसको उल्टा लटका दिया, तीनों में चेंज होगा, यहाँ भी P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा। अगर आप उल्टा ऐसे है ना, ऐसे मान लो इधर मरकरी लगा है, स्ट्रेट लाइन अभी था, इसका जो mg है, इसका प्रेशर अभी इस पे नहीं लग रहा वर्टिकल, तो नीचे लग रहा है, जैसे 45 डिग्री करोगे ना, इस 5 का कंपोनेंट लगेगा, ऐसे कर दोगे तो पूरा 5 सेंटीमीटर का कम कर देगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, उल्टा करोगे तो एयर एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आपने इसको, ये 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम है ना, 45 डिग्री करोगे 10 से थोड़ा कम होगा, ऐसे करोगे तो 10 से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ऐसे मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उल्टा कर दोगे तो तब लिक्विड नीचे भाग जाएगा, एयर गैप 10 से बढ़ जाएगा, वही एग्जैक्ट कितना होगा अगली क्लास में कराया जाएगा, ये भी इसी लॉ का एप्लीकेशन है, क्या है, चलिए तो अगली